आपका आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आएगा, उसे आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए, इसी के साथ एक व्हाट्सएप पे ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है, सुजलॉन पर है, सुलेमान का, और इनका सवाल है कि इन्होंने कैनरा बैंक पर इनका सवाल है। 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 117 के भाव से। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या यहाँ पे व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है आपका? देखिए, पहले तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से। और सरकारी बैंकों की वित्तीय परिस्थिति जो है उसमें बहुत बड़ा सुधार हम होते हुए देख रहे हैं, और ये सुधार निरंतर अब आने वाले तिमाहियों तक और आने वाले जो नए वित्तीय वर्ष होंगे वहां पर आपको आता हुआ दिखेगा। एक हाथ तिमाही में कुछ आंकड़ों को लेकर के शायद थोड़ा बहुत दो दबाव आ सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपकी समय सीमा क्या है। और अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा ध्यान छमाही दर छमाही और साल दर साल जो नतीजे आते हैं वहां देखना चाहिए। तो लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहे, 105 के आसपास है। अगर इनको थोड़ा बहुत और जोड़ना है इस स्तर पर तो जोड़ भी सकते हैं, और अगर किसी को नया निवेश भी करना हो लंबी अवधि के लिए तो हम उसकी भी राय देंगे। व्हाट्सएप पर सवाल लेते हैं हम पुनीत का। इन्होंने पंजाब से अपना सवाल भेजा है और अमरा राजा एनर्जी में इन्होंने खरीदारी करी है। इनकी बाइंग प्राइस 1443 है और इस हफ्ते काफ़ी कमाई करा के दी है स्टॉक ने लोगों को। तो अब ऐसे में अक्षय क्या कहेंगे? इनकी बाइंग प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है, 1443, और कितना रुकना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ? तो अमरा राजा एनर्जी जो है, ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है। बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक टाइम करेक्शन चल रहा है, जहां पे स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। 1700 का रेजिस्टेंस बैंड और 1400 का सपोर्ट बैंड, ये गए 1.5 से 2 महीने से चल रहा है प्राइस स्ट्रक्चर। ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद अगले 10-15 सेशन और ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल सकता है, बट आगे जाके जल्दी आपको ब्रेकआउट दिखेगा, क्योंकि ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। 1950 और 2000 ये टारगेट एरिया शायद बन सकते हैं 3 से 5 महीने की अवधि में। तो होल्ड करना है आपको। सपोर्ट बेस है 1400 और टारगेट एरिया जैसे मैंने कहा 2000 जल्दी पार करना चाहिए। चलिए, तो ये है अमरा राजा पर आपको राय। चलिए बढ़ते हैं आगे। अविनाश दीक्षित साहब को जोड़ते हैं पुणे महाराष्ट्र से। अविनाश जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्ते, मैं अविनाश दीक्षित बोल रहा हूँ। मेरे पास नेस्ले के 50 शेयर है and my purchasing is 2490 and I want to hold for long term. ठीक है। So is it right time to add few more in my stock? ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। FMCG की अग्रणी कंपनी है नेस्ले, और हमने पिछले दिनों पूरे कंजम्पशन थीम में भी बजट के बाद और कई चर्चाओं में इसको फोकस में लाया था। आपने भी इन पर अहम टिप्पणी की थी। फिलहाल जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो बाइंग है उनके आसपास ही है ये स्टॉक का। उनका सवाल है कि क्या इन स्तरों पर और ऐड किया जा सकता है, और नजरिया लंबी अवधि का है, बताएं क्या राय होगी। देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। खपत से जुड़ी हुई काफी कुछ कंपनियों पर हमने खरीदारी की राय लंबे समय से बना रखी है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कई दशकों से हमारे भारत देश में स्थापित है, और इनके पास जो ब्रांड्स हैं वो भी पावर ब्रांड्स के रूप में आते हैं, जहां पर उपभोक्ताओं का जो लॉयल्टी है, कंज्यूमर लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, रिपीट ऑर्डर्स को लेकर के, वो भी काफी ऊपरी स्तर पर है। मेरे ख्याल से अगर इनको निवेश करना है, हालांकि इनके पास 50 की संख्या में शेयर्स है, और जिस स्तर पर उन्होंने वो 50 शेयर में निवेश किया है वहां से मौजूदा दूरी बहुत ही कम है। इतना प्रयास आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो आपको 3 या 4% जब तक नीचे नहीं मिलता है अपने पहले भाव से, खरीद के भाव से, तब तक आपको एवरेज नहीं करना है। ये मैं बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन एवरेज करना है उनको। लेकिन अगर इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर तरफ है
तो मेरे ख्याल से इस भाव पर भी थोड़ी बहुत संख्या में और निवेश करना और शेयर जोड़ना मुनासिब होगा। इनका नजरिया लंबी अवधि का है और अगर इनके पास जोखिम लायक झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो ये कर सकते हैं इस स्तर पर, या फिर अन्यथा नीचे के स्तर पर इंतजार करें। जी बिल्कुल, अगर रिस्क एपेटाइट है यहाँ पे और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा और एवरेज करने की सलाह गौरांग जी की तरफ से, थोड़ा और यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमारे पास व्हाट्सएप पर एक और सवाल आ गया और ये सवाल विकास जी का है हिंडाल्को पर। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा, इनकी खरीदारी है हिंडाल्को पर और भाव भी देखें तो 707 का है। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 13% गिर चुका है, लेकिन पिछले 7-8 सेशन से ये एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। साथ ही साथ ये जो लेवल पर है, हम देख रहे हैं कि जून महीने में इसी लेवल से काफ़ी अच्छा उछाल आया था, मई महीने में भी काफ़ी अच्छा उछाल आया था। तो अभी भी यहाँ पे उछाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है या यहाँ से नीचे गिरने की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, हिंडाल्को में 600 एक बहुत ही अहम शॉर्ट टर्म का सपोर्ट जोन है। गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से होल्ड तो जरूर कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम्स या डिलीवरी वॉल्यूम्स जो हम ट्रैक करते हैं कुछ ज्यादा पिकअप नहीं हो रहा है 600 के लेवल में। तो थोड़ा सा एक जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो चांस दिख रहा है कि शायद 600 शॉर्ट टर्म में टूट सकता है और सेटअप भी नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आपने ले लिया है शेयर तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है 595 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी तक तो सपोर्ट टूटा नहीं है, 617 का रेट है, तो अभी भी आशा है कि अगर थोड़ा सा रिकवरी आगे जाके आता है तो एक पुल बैक में 640 650 दिख सकता है। वहां पे आपको एक बार इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना है। 595 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। और इस बीच एक अहम खबर, मेटल शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। अब ओडिशा मिनरल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है। इस फैसले को समझते हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। सुमित, बताइए क्या खबर है आपके पास? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक क्रूशल जजमेंट आया है। ये बात इस बात को लेकर है कि राज्यों को क्या ये राइट है कि वो माइनिंग को टैक्स किए जाए। रॉयल्टी का ये मुद्दा पिछले जुलाई में 26 को आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, स्टेट्स को ये हक है कि वो माइनिंग की रॉयल्टी है उसे चार्ज कर पाए, सेंटर ही सिर्फ उसे चार्ज ना करें। फिर ये मुद्दा आया कि क्या स्टेट्स उसे रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज कर सकते हैं, मतलब पिछले कुछ सालों से चार्ज कर सकते हैं क्या। उसको लेकर बहुत बड़ा ये क्रूशियल डिसीजन आना था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि 2005 से पहले, 1 अप्रैल 2005 से पहले नहीं हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। तो ये झटका हो सकता है, बड़ा झटका हो सकता है, पर इसका इम्पैक्ट भी लिमिटेड है क्योंकि 2005 के बाद ही होगा। हालांकि कहें कि हाँ, माइनिंग कंपनियों को ये पैसा देना होगा, इसलिए उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें भी अब उनसे चार्ज करेंगी। जो आज ये पूरा मुद्दा रहा, इस बात को लेकर रहा कि प्रोस्पेक्टिवली होगा पर 2005 1 अप्रैल से पहले नहीं होगा। ये 1989 का केस है, तो काफी साल इसमें छोड़ दिए गए, पर 2005 के बाद काफी इसमें केस आए भी, और इस सब उसी मुद्दे को लेकर था कि रॉयल्टी कैसे चार्ज की जाए इन सब पर। और आज इस बात को लेकर ये क्रूशियल महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का आया है कि 2005 के बाद वाले कर सकते हैं। रॉयल्टी जो है वो स्टेट भी चार्ज कर सकता है, वो तो पहले ही बता दिया गया था पिछले महीने, पर प्रोस्पेक्टिवली कितना होगा वो आज निर्धारित किया गया है। चलिए सुमित, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम बड़ा फैसला जो हमारे सहयोगी सुमित जो है वो समझा रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रीमियर रेडियो स्टेशन की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस बीच हमारे साथ दर्शक का सवाल हम लेंगे। फरीदाबाद अमित श्रीवास्तव का सवाल है ये, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इरकॉन में सवाल पूछा हुआ है। गौरांग, इनकी जो बाइंग है ये कह रहे हैं 294 की है, नजरिया हमें नहीं पता है, लेकिन बाइंग प्राइस इज 294। कविता, देखिए, मैं अभी जब शुरुआत हुई थी प्रोग्राम की तो प्रशांत भाई ने हमें रक्षा क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा था। हालांकि थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी इसलिए पूर्ण रूप से, लेकिन हम इतना बताएंगे कि जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में आने वाले 3-5 साल के लिए सकारात्मक नजरिया बन रहा है, उसी प्रकार से रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की हो, रुझान ऐसा बन रहा है। ये सीधे सीधे नहीं राही दे रहा हूं, लेकिन ये एक कंपनी है रेलटेल
इरकॉन इंटरनेशनल जैसी मौजूदा कंपनियां हैं, जुपिटर वैगन्स, टीटागर वैगन्स जैसी कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां सक्षम और मजबूत है। और हाल ही में मेरे ख्याल से सरकार ने कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए और 8 नए कॉरिडोर्स बनाने की बात की है। मेरे ख्याल से कल या परसों ही ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी। और ये सब कंपनियां हैं जिनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जो भारतीय रेल से जुड़ी हुई है। बिटकॉइन पर ये राय आती हुई गौरांग की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रीमियर रेडियो स्टेशन मिर्ची बेसब्री से तैयार है अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को खास अंदाज से सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर हो चुका है आगाज़ आज़ादी की कहानी मिर्ची की ज़ुबानी सीज़न 2 का, और आपके चहेते फिल्म स्टार्स मनाएंगे आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ का जश्न। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस खास कैंपेन में सुनाई जाएंगी आज़ादी की संघर्षों की 49 खास दास्तां, और इन कहानियों के ज़रिए हम सुनाएंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के 49 बड़े नाम जो इन कहानियों को सुनाएंगे। और हर दिन मिर्ची सुनने वालों को मिलेगी 7 विशेष कहानियों जो हर दिन वो सुन सकेंगे। और आज़ादी के हफ्ते को मनाइए मिर्ची के साथ खास अंदाज में। सोनाली कुलकर्णी, शेखर सुमन, चित्रांगदा सिंह, जानवी कपूर, तापसी पन्नू समेत बड़ी हस्तियां सुनाएंगी आपको आज़ादी की ये दास्तां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट्सएप के जरिए विकास कुशवाहा कानपुर से हमारे एक दर्शक का सवाल हम तक पहुंचा है। श्री रेणुका शुगर पर राय जानना चाहते हैं और 300 शेयर इनके पास श्री रेणुका शुगर्स के हैं और 48 रुपए की इनकी बाइंग है। हम देख रहे हैं कि कल जो है वो शुगर शेयरों में जबरदस्त तेजी थी और आज चौतरफा बिकवाली जो है शुगर शेयरों में नजर आ रही है। हालांकि इनके भाव के आसपास ही है और संख्या ज्यादा नहीं है शेयरों की, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्री रेणुका शुगर्स क्या राय बन रही है? 48 की खरीदारी, आज मुनाफा वसूली भी दिख रही है हमें शुगर शेयरों में। थोड़ा सा दबाव जरूर है, और ओवरऑल अगर आप ये प्राइस एक्शन देखे गए 1-1.5 महीने में तो एक रेंज में ही सीमित रहता है स्टॉक, 50 और 45 के रेंज में। और अगर आप 2 साल का भी इसमें प्राइस डेटा देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में ज्यादा कुछ बढ़त, मेजर बढ़त या डायरेक्शनल मूव नहीं देखने को मिला है। तो अगर निवेशक हो तो आपको बने रहना है, क्योंकि नेचर ऑफ द स्टॉक है कि बहुत टाइम ये रेंज में रहता है। लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, जब तक 40 बेस ना तोड़े तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और 40 का एक बहुत ही मजबूत बेस है। और ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर 65 की ओर जाने के संकेत दे रहा है। पर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय दे रहा हूं मैं, जहां पे 65 आपको दिख सकता है। शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है तो यही चौपी दौर चलेगा, 44 बेस और 50 अपसाइड। ज्यादा कुछ बड़ी मूव होने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, तो आपको बने रहना है। ये ट्रेड में आपको काफी समय देना पड़ेगा, तभी जाके आपका 60-65 का रेट आपको दिख सकता है। कुछ शॉर्ट टर्म में 48-50 तक जा सकता है, काफ़ी समय देंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म रखेंगे तो 60 तक जाने की उम्मीद की जा सकती है। ये थी राय अक्षय जी की। लेकिन अक्षय जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। हमारा अगला सवाल यूट्यूब से है और यूट्यूब से रितु जी ने पूछा है टाटा स्टील पर 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 152 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 5-6% गिर चुका है। जून हाई से देखे तो वहां से तो स्टॉक 20-22% गिर चुका है। आरएसआई भी देखे तो 30 के नीचे आ चुका है लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा ओवर सोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ खरीदारी दिख सकती है, यहाँ से रिवर्सल। और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मेटल्स पैक रिसेंटली अब देखे तो काफी सारे स्टॉक्स में हल्की सी बिकवाली या दबाव बना है। मेरे हिसाब से कल परसों जो चाइना का भी एक डेटा पॉइंट आया था वो भी कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं है मेटल क्षेत्र के लिए। और टाटा स्टील की बात करें तो जैसे आपने कहा बिल्कुल डेली चार्ट्स पे तो काफी ओवरसोल्ड है। कहीं ना कहीं 140 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस बना के हल्का सा एक उछाल जरूर मिलेगा। पर मैं कहूंगा कि आपको ये बाउंस बैक जब भी आपको मिले उसमें एग्जिट लेना है, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर जो अगर
मैं थोड़ा ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर भी देखूं तो थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, तो एग्जिट करने की राय दूंगा। अगर आपका ट्रेडिंग या 1 से 2 महीने का नजरिया है, हल्का सा बाउंस मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 140 के आसपास से आना चाहिए, तभी आपको 150 155 के आसपास दिखेगा। वो रेंज में आप एक बार अपना मुनाफा मान ले या एक बार हल्के से लॉस में एग्जिट कर ले, क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ी डायरेक्शनल अपसाइड मूव का बनता हुआ नहीं दिख पा रहा है टाटा स्टील में। सेल ऑन राइज की सलाह यहाँ पे अक्षय जी की तरफ से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन के मामले में मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन का बयान आया है। बयान में क्या कहा है, इसे बताने के लिए शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है हिंडनबर्ग केस में, जहां पे मॉरिशस की रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, उनका जो है प्रेस स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है जो ऑफशोर फंड थी जिस पे हिंडनबर्ग की जो रिसेंट रिपोर्ट में चर्चा हुई थी, वो जो है डोमिसाइल्ड यानी कि मॉरिशस से जो है नहीं बिलोंग करता है, डोमिसाइल्ड नहीं है वहाँ पे, और ये ऑफशोर फंड लाइसेंसी भी नहीं है इनके ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन में। अब इस फंड के बारे में बात करें तो ये IP प्लस फंड था जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में रिसेंटली आया था। अगर FSC की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रेगुलेटर है NBFCs और ग्लोबल बिजनेस के लिए, और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि यहाँ पे जो है कोई शेल कंपनीज वो क्रिएट नहीं करते हैं। और FSCS ने ये भी कहा कि मॉरिशस गवर्नमेंट जो है कंप्लाई करती है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, जो रेटेड ए कंप्लायंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ। तो उनका ओवरऑल यही कहना है कि जो फंड की बात हुई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वहाँ पे मॉरिशस की जो है कोई डोमिसाइल या कोई उनका साथ कोई लेन देन नहीं है। ऑफ कोर्स ये बात करें तो क्लैरिफिकेशंस भी आई है, सेबी से आई है, सेबी चेयरपर्सन से आया है, 361 वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट जिसके अपने फंड है उनसे भी आया है, और इंडियन राइट्स एसोसिएशन और अदानी ग्रुप से भी क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलराइट, चलिए तो इस खबर के साथ वक्त हो गया है शो को भी समाप्त करने का। और गौरांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया उनके सवालों के जवाब देकर। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दे, और शो ख़त्म होने के बाद हम कमोडिटी बाजार की बात करेंगे।